नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल बाय सुनील कुमार एंड टुडे we will going to discuss a very important topic of NCERT क्लास 11 ज्योग्राफी, अर्थक्वेक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ और क्या किस अवस्था में कौन सी परत और कितनी परतें टोटल होती है, मतलब उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले डिस्कस किया है। और अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया चैनल पर विजिट करके पहले वाली वीडियो देख लें ताकि आगे इसको समझने में आसानी रहे। तो बात करते हैं इसमें आने वाली वीडियो में इसके बाद में भूकंप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं जितने भी बनते हैं सारे लेके आऊँगा और इस वाली इसको आप लोग समझें और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं पूरा डीपली पृथ्वी जो भूकंपीय जो तरंगे हैं उसको मैं समझाऊंगा और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखते हैं भूकंपीय जो तरंगे होती है ये मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे, ये दो प्रकार की होती है और मुख्य रूप से। और क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भूगर्भिक तरंगे होती है ये भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपका पी हो गया और एस, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। अब ये होती है आपकी धरातलीय तरंगे जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेनली कितने प्रकार के होंगे, अब टोटली कितने प्रकार के होंगे आपके पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो भूकंपीय जो तरंगे होती है इनको हम तीन प्रकार भी बोल सकते हैं, पी, एस और एल। अब हम एक एक करके इन सभी प्रकार की तरंगों को समझाएंगे। अब चलते हैं पी तरंग क्या होते हैं, पी तरंग की ओर चलते हैं। तो भूगर्भिक तरंगों में पी और एस को समझते हैं। प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे क्या होती है। प्राथमिक तरंगे तो सपोज दैट कोई भूकंप का जो उद्गम केंद्र है और अधिकेंद्र है, वहां से उद्गम केंद्र से विभिन्न दिशाओं में जो तरंगे गमन करती है उसको हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र क्या होता है। तो सपोज दैट देखो ये आपका कोई सरफेस है, ये मतलब धरातल है, ये हो गया आपका धरातल जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। मानव समाज जिसमें निवास करता है ये आपका ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद नीचे आपका क्या हो गया, मेंटल वाला हो गया और ये आपका कोर हो गया। ये तीन प्रकार की जो आपका जो डिवाइडेशन है आपका नीचे भूगर्भीय डिवाइडेशन है जो आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब यहाँ इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में भूकंप का कहीं पे क्या होता है, ताप बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर और चट्टानों में हलचल होती है, प्लेटों में खिसकाव होता है जिसकी वजह से धरातल में वस्तुएं हिलने लगती है जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं। तो अब क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से चट्टानों में खिसकाव होता है या प्लेटें टकराती है। तो माना ये किसी एक बिंदु से हुआ, कोर में एक स्थान है जहां पर से भूकंप का उद्भव हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र से सीधे 90 डिग्री के एंगल पर धरातल पर, जिसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल ये हो गया और ये हो गया हमारा अधिकेंद्र। ये क्या हो गया, अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र को आप लोग समझ गए होंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप के झटकों को महसूस
किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले भूकंप के झटकों को धरातल में किस स्थान पर देखा जाता है या पाया जाता है? तो सबसे पहले अधिकेंद्र पर ही भूकंप को देखा जाता है। ये अधिकेंद्र पर क्यों देखा जाता है, ये हम इनमें इन तरंगों की उसमें हम बात करेंगे। तो भूकंपीय तरंगें जो होती है अपने उद्गम स्थान से चारों दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, गमन करती है, जिसको हम भूकंपीय तरंगों के नाम से जानते हैं। और ये तरंगे अलग अलग तरीके से क्योंकि इनका जो चलने का तरीका होता है, गमन करने का, जाने का तरीका होता है, ये अलग अलग होता है। इसलिए इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सॉरी धरातलीय। ये 3 प्रकार की तरंगे हो गई। अब प्राथमिक तरंगे जो होती है सबसे पहले भूकंप धरातल पर पहुंचती है, यानी जो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र बनता है, वो प्राथमिक तरंगों से ही बनता है। सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है प्राथमिक तरंगे। उसके बाद इसकी अगली विशेषता हो गई प्राथमिक तरंगे, इनका जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो आवृत्ति है, और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है 2 तरंगों के बीच का जो गैप होता है, उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। सपोज दैट कोई एक इस तरीके से ये तरंग है और इस तरीके से दूसरी तरंग है, इस तरीके से यहाँ तीसरी तरंग और यहाँ से चौथी तरंग। तो अब इस वाले का और इस वाले के बीच जो गैप होता है, इसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। आवृत्ति क्या होती है, एक तरंग दूसरी तरंग, ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स है। आवृत्ति यानी नंबर ऑफ वेव्स, मतलब संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तरंगे प्रदर्शित, सपोज दैट 4 तरंगे प्रदर्शित हो रही है, और उनका जो वेव लेंथ है वो भी ज्यादा है। अब हम बात करें प्राथमिक जो तरंगे होती है, इनकी आवृत्ति अधिक होती है और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। कैसे चलेगी, इस तरीके से गमन करेगी। तो मतलब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या हो रही है, बहुत ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में नंबर, इसके तरंगों का जो नंबर है वो ज्यादा है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से ये नंबर जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे इनके जो बीच का जो 2 तरंगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए इसकी आवृत्ति अधिक होती है और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। अगली इसकी जो विशेषता होती है, इसकी प्रमुख विशेषता है ये तरंगे तीनों माध्यमों ठोस, तरल, गैस से होकर गुजरती है। तो ये तरंगे जो होती है, इनकी जो पी तरंगों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि जो ये तरंगे होती है ये तीनों माध्यम से होकर के गुजरती है। अब इसमें क्या होता है, गुजरती तो है लेकिन इसकी जो स्पीड है वो आपकी ठोस में अधिक होती है। ठोस में इसकी गति बढ़ जाती है, गति ज्यादा रहती है, और ये दोनों तरल और गैस, इसमें जो गति होती है वो मंद पड़ जाती है। बहुत ही कम इसमें जो गति है देखने को मिलती है तरल और गैस में, लेकिन चलती है, लेकिन चलती तीनों में है। आपका ठोस में भी चलेगी, तरल और गैस से, तीनों में। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमने बोला धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है, तो पी तरंगे पहुंचती है, और इसकी जो आवृत्ति और इसके जो तरंग दैर्ध्य है उसमें क्या अंतर होता है, तो आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य इसका कम होता है।
अब ये कौन से स्टेजेस से, कौन से माध्यम से गुजरती है, तो ये तीनों माध्यम से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों से होकर के गुजर सकती है। और इसकी जो गति है वो ठोस में अधिक होती है और तरल और गैस में इसकी गति धीमी पड़ जाती है। अब इनकी स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड इनकी गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये तरंगे चलती है और इनको ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगे इनको कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे भी इनको कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे भी इन तरंगों को कहा जाता है। और ये हो गया आपका टोटली हम प्राथमिक प्राइमरी वेव्स की सारी विशेषताएं ये हो गई है। तो सभी विशेषताओं की इनको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इन सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका जो प्राथमिक तरंगे हैं वो किस प्रकार से गमन करती है, किस प्रकार से जाती है, तो मैंने सब बता दिया। तीनों माध्यम से होकर के जाती है, लेकिन ठोस में गति बढ़ जाती है और तरल और गैस में गति कम हो जाती है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी ये चलती है और अनुदैर्ध्य तरंगे इसको कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगली तरंग हमारी द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। तो जैसे कि वो आपका ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है प्राइमरी वेव्स, तो ये प्रकाश तरंगों के माध्यम से चलती है। कैसे चलेगी? प्रकाश तरंगों के माध्यम से चलती है। अब बात करेंगे इनकी जो आवृत्ति वगैरह जो है, आवृत्ति और उसमें क्या अंतर होता है। जैसे उसमें आवृत्ति अधिक थी और इसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी। इसमें जो आवृत्ति होती है वो मध्यम होती है, मीडियम होती है। आवृत्ति और वेवलेंथ दोनों ही मीडियम होते हैं। तो कैसे हम लिख सकते हैं? मध्यम आवृत्ति, मध्यम तरंग दैर्ध्य। मध्यम आवृत्ति होती है और मध्यम ही तरंग दैर्ध्य होती है इसकी भी। और ये होती है, ये स्पीड जो इसकी गति होती है 6 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी गति होती है। और इनकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये किस अवस्था से होकर के गुजरती है, तो ये केवल ठोस से गुजरती है। इनकी द्वितीय तरंगों की जो विशेषताएं हैं वो हो ही गया लगभग। तो आप देख लें कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से चलती है। अनुप्रस्थ तरंगे में इनको कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे उसको अनुदैर्ध्य तरंगे थी, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। और इनकी जो आवृत्ति होती है दोनों मध्यम होती है। आवृत्ति और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों ही मध्यम होते हैं। इसकी स्पीड जो होती है 6 to 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
और केवल ठोस से गुजरती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि ये तरंगें केवल ठोस अवस्था से गुजरती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, ये भी हो गया द्वितीयक तरंगे और प्राथमिक तरंगे भी हो गई। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगों की। धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे क्या होती है? तो ये धरातल पर क्या होती है कि आपका अधिक उद्गम केंद्र से नहीं चलती है। ये क्या होती है, क्रस्ट से ही, क्रस्ट के ही ऊपर पट्टे के ही एक भाग से उत्पन्न होकर के विभिन्न दिशाओं में गमन करती है और सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती है। अधिक विनाशकारी तरंगे होती है और धरातल पर चलती है। कहाँ पे चलती है? धरातल, धरातल पर चलती है। यहाँ पर क्या होता है, घनत्व, जब चट्टानों में घनत्व बढ़ता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ने से गति बढ़ जाती है। घनत्व बढ़ने से गति बढ़ जाती है और लगभग सभी उसमें जैसे प्राइमरी वेव्स चलता है, सभी उसमें चलता है, मतलब सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, उसी तरीके से ये भी सभी अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन ठोस में गति बढ़ जाती है और गैस और आपका तरल में गति मंद हो जाती है। तो तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। याद रखना कि ठोस में गति बढ़ जाती है और बाकी तरल और गैस में गति मंद पड़ जाती है। तो ये हो गया आपका, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी, इनको लव वेव्स भी कहते हैं। इनको लव वेव्स भी कहते हैं क्योंकि इनका जो इनको लव वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जो जिसने इनकी खोज की थी धरातलीय तरंगों की, उनका नाम है एडवर्ड हम्प लव। एडवर्ड हम्प लव ने इनकी खोज की थी। तो ये हो गया लव वेव्स, इसलिए इसको लव वेव्स भी कहा जाता है, इनके नाम पर पड़ा हुआ है लव। तो अब हम जानते हैं कि जो आपका इससे अधिक जो जानकारी मिलती है इसमें, ये यहाँ पे चैप्टर में नहीं है, तो इससे अधिक जानकारी हमको सिस्मोलॉजी में मिल सकती है। सिस्मोलॉजी यानी जो आपका जो भूकंप जो विज्ञान होता है उसको हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ये तो इसमें इसका आपको संपूर्ण डिटेल